साइंटिफिक रिसर्च पर जाने से पहले और ये देखने से पहले कि आपकी अप्लाइड रिसर्च और इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और बेसिक रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, बायोलॉजिकल रिसर्च, ये जो भी होती हैं, पहले आपको सीखना है कि रिसर्च का मतलब क्या होता है। रिसर्च में मैं भी आपको एक तरीकाकार बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग रिसर्च करते हैं। लेकिन पहले की एग्जाम्पल बड़ी ज़रूरी है। रिसर्च का मतलब समझ में आ जाएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर आप एक मफरूज़ा लेकर चलते हैं, अफरूज़ा एक हाइपोथेसिस होता है जिसने अभी प्रूव होना होता है, थ्योरी बननी होती है। बड़ी अच्छी एग्जांपल यही स्लाइड्स में से मैंने निकाली है। अगर आपके पास एक हाइपोथेसिस है कि टीवी पर वायलेंस देखने वाले जो बच्चे हैं उनमें अग्रेशन बढ़ता है, तो उनमें जो अग्रेशन बढ़ता है टीवी पर वायलेंस देखने से, इसको आप प्रूव कैसे कर सकते हैं? इसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। उस एक्सपेरिमेंट में बहुत से बच्चे हो सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट जब आप करेंगे अपने हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए, तो उस एक्सपेरिमेंट के कुछ रिजल्ट्स आएंगे और माइट भी उन रिजल्ट्स के नतीजे में आपका हाइपोथेसिस प्रूव ही ना हो, आपका जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाए। ऐसा भी होता है कि इंसान का एक मफरूजा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा चाय पीने वाले जो लोग हैं वो ज्यादा काम करते हैं और कम चाय पीने वाले लोग कम काम करते हैं। और आप एक्सपेरिमेंट्स करें तो बाद में आपको पता लगे ऐसी कोई बात ही नहीं थी। तो मफरूजे गलत भी होते हैं, मफरूजे सही भी होते हैं। हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं। एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए आपको वेरिएबल्स बनाने पड़ते हैं। कभी भी रिसर्च की तरफ वो बंदा नहीं जा सकता जो वेरिएबल्स को नहीं समझता। वेरिएबल्स वेरी कर सकते हैं, कई वेरिएबल्स को हम कंट्रोल करते हैं और कई वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर पूरा हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट खड़ा होता है। आगे जो वेरिएबल्स की टाइप्स हैं वो दो हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इस एग्जांपल से समझाता हूँ ताकि ज्यादा समझ में आए। अब हाइपोथेसिस ये था कि ज्यादा वायलेंस देखने वाले बच्चों में अग्रेशन बढ़ता है। तो अग्रेशन करना, डोल्स या डमीज को हिट करना डिपेंडेंट है। ये डिपेंड किस पर कर रहा है, वायलेंस या नॉन वायलेंस पर। तो वायलेंस या नॉन वायलेंस मतलब टीवी का देखना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसको देखकर फिर उनका एग्रेशन करना वो डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास होगा, आप वो करके देखेंगे, फिर आप ऑब्जर्व करेंगे कि उससे फर्क क्या पड़ता है। ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। अब इस रिसर्च के नतीजे में अगर वाकई में कुछ बच्चों ने डॉल्स को या डमीज को ज्यादा हिट किया है वायलेंस देखने के बाद, और वो जिन लोगों ने वॉयलेंस नहीं देखा उन्होंने हिट नहीं किया, तो आपका हाइपोथेसिस प्रूव हो जाता है। कंपैरिजन के अंदर आप एवेल्यूएशन एनालिसिस करेंगे कि वाकई में टीवी पर वॉयलेंस देखने वाले जो बच्चे हैं वो एग्रेशन करते हैं। तो वेरिएबल्स के तो आगे भी टाइप्स आ जाएंगी, लेकिन रिसर्च इस तरह से होती है कि रिसर्च में आपके पास ग्रुप्स होते हैं, उन ग्रुप्स के साथ आप डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, और फिर आपको पता लग जाता है कि जो हाइपोथेसिस आप लेकर चले हैं वो सही भी है या गलत है। रिसर्च के मेथड्स। द साइंस ऑफ साइकोलॉजी। Psychologists follow scientific procedures similar to the way other scientists do. Research and experiments help investigate cause and effect relationships. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप साइंस में बड़ी कॉमन है। हम देखते हैं कि क्या कॉजेज होते हैं, पीछे वजूहात क्या होती हैं और आगे उनके फिर इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर दो टाइप्स हैं इस रिसर्च की। बेसिक रिसर्च होती है और अप्लाइड रिसर्च होती है। ये बड़ा एक ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसकी डिटेल में जाना चाहिए। बेसिक रिसर्च वो रिसर्च है जो थ्योरेटिकल रिसर्च है। हमारे जहन में कोई हाइपोथेसिस आया, हाइपोथेसिस ये आया कि जी पंजाबी जुबान बोलने वाले नून लीग को ही वोट देते हैं। इस हाइपोथेसिस पे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, हम लोगों से क्वेश्चंस करेंगे, सर्वेस करेंगे, और बाद में फिर इस चीज़ को प्रूव कर लेंगे कि हाँ ऐसा हुआ था। और ये रिसर्च हमने थ्योरेटिकल रिसर्च किया है, पूरा एक थीसिस बन गया, रिसर्च पेपर बन गया और उसको रिसर्च गेट पर अपलोड कर दिया है, और वो रिसर्च लोगों के पढ़ने के काम आ रही है। आगे से जो रिसर्चर आ रहे हैं वो हमारी रिसर्च को यूज़ कर रहे हैं। ये एक बेसिक रिसर्च है कि इंसान का कुछ दिल कर रहा है, उसने प्रूव कर दिया कि ऐसा होने से ऐसा हो जाता है। ज़्यादा बारिश होने से मुल्क में ज़राअत बहुत ज़्यादा बढ़ती है और पाकिस्तान की तरक्की बड़ी होती है। साइंटिफिक रिसर्च कुछ और भी हो सकती है, वो इस तरह से हो सकती है कि जितनी ज़्यादा सोशल मीडिया की एप्स आ रही हैं उतना ज़्यादा लोगों के नॉलेज में इजाफा हो रहा है। एक्सपेरिमेंट्स करके आप प्रूव कर सकते हैं कैसा हो रहा है।
ये बेसिक रिसर्च है, ये रिसर्च आप करेंगे, इंटरनेट पे रखेंगे, और ये रिसर्च आगे रिसर्चर्स को हेल्प करेगी, और आपको डिग्री की कंप्लीशन में भी हेल्प मिलेगी, और आप मनवा सकते हैं कि जी मैंने इस फील्ड में इस तरह से रिसर्च की। अप्लाइड रिसर्च मेन चीज़ है। अप्लाइड रिसर्च में कंपनी आपको हायर करती है, और कंपनी आपको हायर करने के बाद कहती है कि ये देखो, हमारी प्रोडक्ट 2016 तक तो बहुत अच्छी चल रही थी, 2016 के बाद हमारी प्रोडक्ट मार्केट में बिकती ही नहीं है, क्या वजह? तो हम रिसर्च करके बताएंगे, सारे रिसर्च के टूल्स को यूज़ करके बताएंगे कि मार्केट में लोगों को साइकोलॉजिकली दूसरा ब्रांड इस तरह से हिट करता है, या लोगों की नीड्स अब चेंज हो गई हैं और आप लोगों ने अपने प्रोडक्ट को चेंज नहीं किया, तो आप इस तरह से करें, हम रिसर्च करेंगे, उस वो कंपनी हमें पैसे देगी। तो अप्लाइड रिसर्च बड़ी टारगेटेड रिसर्च होती है, टारगेटेड ऑडियंस होती है, जनरल रिसर्च नहीं होती। इसके हमें पैसे मिल रहे होते हैं, मार्केट में, इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। Applied research utilizes the principles and discoveries of psychology for practical purposes, finding solutions to real world problems. Real world problems ये जो मैंने आपको बताया। बेसिक रिसर्च जो PhDs कर रहे हैं, जो एमफिल कर रहे हैं, और फिर वो वेबसाइट पे डाल देते हैं, और फिर किसी जर्नल में वो चीज़ें छप जाती हैं। अप्लाइड रिसर्च इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। दूसरा साइंटिफिक मेथड है। Scientific method consists of 6 carefully planned steps. Identify question and literature review. सबसे पहले देखें सवालात क्या हैं जिनका आप जवाब देना चाहते हैं। सवालात भी होते हैं, और कुछ लोगों के हाइपोथेसिस भी होते हैं। हाइपोथेसिस में लोगों ने ना खुद ही से कुछ अज्यूम किया होता है, जैसे अभी मैं पहले बात कर रहा था, वायलेंस देखने से बच्चे अग्रेसिव हो रहे हैं, ये खुद ही अज्यूम किया हुआ एक हाइपोथेसिस, बाद में एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर दिया कि कुछ को हमने वायलेंस दिखाया तो उन्होंने मारा, कुछ को हमने नॉन वायलेंस दिखाया तो उन्होंने नहीं मारा। वायलेंस दिखाना, नॉन वायलेंस दिखाना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उनका एग्रेशन में आना डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हाइपोथेसिस इस तरह से प्रूव हो जाते हैं। इसी तरह रिसर्च के क्वेश्चंस भी होते हैं, तो वो भी प्रूव किए जा सकते हैं, सवालात के जवाब भी रिसर्च के बाद मिल जाते हैं। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? अब फॉर एग्जांपल, मैं अब एक रिसर्च करने जा रहा हूँ किसी ऐसी चीज़ के ऊपर, जैसे कि व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी है, वो लोगों के डेटा को एडवर्टिजमेंट्स के लिए यूज़ करेगी, और लोगों की प्राइवेसी सैबोटाज हो जाएगी, और फिर एक वक्त आएगा कि लोगों का सोशल मीडिया से इत्मीनान उठ जाएगा। इस तरह की कोई बिहेवियरल रिसर्च अगर मैं कर रहा हूँ तो इस तरह की अगर कोई मैं बिहेवियरल रिसर्च कर रहा हूँ तो उसका लिटरेचर रिव्यू करूंगा मैं। उसका लिटरेचर रिव्यू मैं इस तरह से करूंगा कि मैं देखूंगा 2015, 16, 17, 18, 19, मतलब रीसेंट प्रीवियस 5 ईयर्स में। इससे पहले भी जा सकता हूँ, लेकिन बेहतर होता है कि आप पहले 5 साल में जाएं, मतलब पिछले 5 साल में। तो 2015, 16, 17, 18, 19 या 2020 में देखूंगा कि किस किस ने व्हाट्सएप पे रिसर्च की हुई है। रिसर्च गेट पर मुझे लोग मिल जाएंगे। किस किस ने प्राइवेसी पॉलिसीज पर रिसर्च की हुई है, जाकर उन लोगों के रिसर्चेस को पढ़ूंगा, और उसमें से अगर मेरे मतलब की चीज़, मेरे हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए जो मुझे डेटा मिलेगा लोगों की रिसर्चेस में से, लोगों के रिसर्च पेपर्स को पढ़ने के बाद, वो कहलाएगा मेरा लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है कि मैं जिस चीज़ पर रिसर्च करने जा रहा हूँ, उस चीज़ पर, उस क्वेश्चन पर, उस हाइपोथेसिस पर पहले कितनी रिसर्च हो चुकी है, पहले कितना काम हो चुका है। उसके बाद फिर आप एक टेस्टेबल हाइपोथेसिस बना लेते हैं जिसका आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मफरूज़ा बन जाता है आपके पास पूरा। आपने देख लिया होता है कि पहले लिटरेचर रिव्यू क्या हुआ है। उसके बाद आप एक रिसर्च मेथड डिवाइस करते हो, सिलेक्ट करते हो। फिर आप डेटा कलेक्ट करते हो। डेटा कलेक्ट करने के 1000 तरीके हैं। लोगों से ऑनलाइन भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन के ज़रिए भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं, सैम्पलिंग कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। तो डेटा कलेक्ट करना है लोगों का, उस डेटा को फिर आईबीएम, एसपीएसएस या इस तरह के जो एनालिटिक्स के, स्टैटिस्टिक्स के टूल्स हैं, उन टूल्स के अंदर उस डेटा को एंटर करना है या डेटा एंट्री वाले से करवाना है। उसका एनालिसिस करना है, और एनालिसिस करने के बाद देखना है कि जो डेटा मुझे कलेक्ट हुआ, एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में जो डेटा मुझे कलेक्ट हुआ, क्या वो मेरे हाइपोथेसिस और क्वेश्चंस को सपोर्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है। तो जिस चीज़ को हम सोच कर निकले थे, माइट बी एक्सपेरिमेंट के बाद हमें रिजल्ट्स आए कि वो चीज़ रिजेक्ट हो जाए, जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं था, ऐसा भी हो सकता है। तो जो हमारे रिजल्ट्स आए उसको पूरी ईमानदारी से हम पब्लिश कर देंगे। इस चीज़ को रेप्लिकेट भी कर सकते हैं, इस चीज़ को आइट्रेशन भी कर सकते हैं। बार बार रिसर्च करने से आपकी रिसर्च निखरती है, सुथरी होती है, मजीद नफीस हो जाती है।
तो साइंटिफिक रिव्यू के तौर पर के लिए हम बाकी साइंटिस्ट लोगों से भी राब्ता कर सकते हैं, और एंड पर फिर हम एक थ्योरी पेश करेंगे कि जनाब ये थ्योरी है, साइंस की दुनिया में किताबों में लिख दो कि ये थ्योरी है, मैंने साबित कर दिया कि ऐसा करने से ऐसा होता है। बहुत ज़्यादा गुर्बत हो तो ऐसे मुल्कों में मार्शल लॉ लगता है, ये साबित कर दिया मैंने लोगों से डेटा कलेक्ट करने के बाद। तो अब साइंटिफिक मेथड की शायद आपको समझ में आना शुरू हो जाए कि आपके पास क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस का आप हाइपोथेसिस बनाते हैं, उन पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फिर रिजल्ट्स निकलते हैं, फिर आप उसका कंक्लूजन निकालते हैं, एंड पे आप थ्योरी देते हैं दुनिया को। मोस्टली ये जो रिसर्च के लोग होते हैं ये अपनी किताबें भी लिख देते हैं, इनकी थ्योरीज होती हैं। लेज़वेल की थ्योरीज थी, सिगमंड फ्रॉइड की कुछ थ्योरीज थी। अब ज़रा साइंस पे आते हैं कि एथिकल गाइडलाइंस हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एपीए, पूरी दुनिया इसको फॉलो करती है, इन्होंने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं। सबसे पहले तो ये देखना है कि जब आप रिसर्च कर रहे हैं, इंसानों के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के बारे में, वर्कर्स के बारे में, जैसे एक रिसर्च ये भी हो सकती है कि वर्क फ्रॉम होम जब से आया है कोरोना में, लोग घर से बैठकर काम कर रहे हैं, तो लोगों का स्ट्रेस लेवल कम हुआ है। मतलब ये रिसर्च, ये हाइपोथेसिस है मेरा, पता नहीं ये रिजेक्ट हो जाए या ये अप्रूव हो जाए। हो सकता है अप्रूव ही हो जाए ये, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको ट्रैफिक की टेंशन नहीं है, जब आपका फ्यूलिंग नहीं लग रही, आपको ऑफिस पहुंचना ही नहीं है, आपको घर में अपने बच्चों के साथ बैठकर आप सिर्फ लैपटॉप ऑन करके काम कर रहे हैं, साथ आप चाय पी रहे हैं, इजी होकर बैठे हुए हैं, तो आपको स्ट्रेस नहीं आता। तो ये एक रिसर्च है, इस रिसर्च के लिए मुझे डेटा चाहिए होगा, उसका एनालिसिस करना होगा। तो जब भी आप रिसर्च कर रहे हैं जिसमें इंसानों का डेटा है, तो आपने कॉन्सेंट लेना है। कॉन्सेंट का मतलब इजाज़त लेनी है, इन्फॉर्म करना है। जो वॉलंटियर्स होते हैं उनकी पार्टिसिपेशन के अंदर भी आपने उनसे कॉन्सेंट लेना है। वॉलंटियर को पता हो कि वो क्या कर रहा है, डीप ब्रीफिंग करें, कॉन्फिडेंशियलिटी रखें। लोग अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसको आप अपनी रिसर्च में यूज़ कर सकते हैं, तो आप वो ऐलान ना करें मस्जिद के लाउड स्पीकर में, आप उसको कॉन्फिडेंशियल रखें, उसकी राजदारी का मुकम्मल ख्याल रखें आप। तो स्टूडेंट्स को भी अगर आप यूज़ करना चाहते हैं एज अ सब्जेक्ट, स्टूडेंट्स पर भी लोग कर रहे होते हैं रिसर्चेस, तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। स्पेशली अगर आपके सब्जेक्ट्स 18 साल से कम हैं, उनके नाम ज़ाहिर नहीं कर सकते हैं आप, उनकी उनकी डिटेल ज़ाहिर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उनसे डेटा ले लें, बाकी उनको टोटली राज में रखें। लोगों के राइट्स का बड़ा ख्याल रखना है, ये इसकी एथिकल गाइडलाइन है। बाकी आपकी रिसर्च के दरमियान कोई इंसान, कोई जानवर ज़ख्मी ना हो, उनके साथ जुल्म नहीं करना। और अगर कोई क्लाइंट्स हैं आपके पास, तो वो उनकी मामलात आपने कॉन्फिडेंशियल रखने हैं, उनकी फैमिली को भी नहीं बताने। आगे है कि आगे भी यही बात है। रिसर्च की 4 टाइप्स हैं: एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल और बायोलॉजिकल रिसर्च। बायोलॉजिकल रिसर्च का मुझे इतना आइडिया नहीं है, वो बाद में छोटा सा लिखा हुआ है, मैं उसको पढ़ देता हूँ। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो अभी मैंने आपको समझाई, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आपके पास एक वेरिएबल है, और दूसरा वेरिएबल आपने देखना उस पर डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, और किस तरह से कर रहा है। वॉयलेंस दिखाएं तो क्या करता है बच्चा, वॉयलेंस ना दिखाएं तो क्या करता है बच्चा, अग्रेशन कब करता है और कब नहीं करता, उसका अग्रेशन करना ना करना वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। वायलेंस देखना और नॉन वायलेंस देखना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्सपेरिमेंटल में आपके पास लोग होते हैं और आपके पास लैब्स होती हैं, समटाइम्स ग्रुप्स होते हैं, आप उसमें एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। डिस्क्रिप्टिव के अंदर ऐसा नहीं होता, डिस्क्रिप्टिव के अंदर थ्योरेटिकल मामलात होते हैं। कोरिलेशनल के अंदर आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, आप उनकी रिलेशनशिप्स को देखते हैं कि आपस में डिपेंड किस तरह से कर रहे हैं। तो यहाँ पर आ गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? फैक्टर्स द एक्सपेरिमेंटर मैनिपुलेट्स। देखें, वो फैक्टर जो आगे मैनिपुलेट कर रहा है, वो फैक्टर जो ये इस बात की तरगीब दे रहा है कि ये काम करना है या नहीं करना। डिपेंडेंट वेरिएबल ये टोटली डिपेंड कर रहा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। ये मेजरेबल बिहेवियर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, ये आप मेजर कर रहे हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर देख रहे हैं कि ये वॉयलेंस कर रहा है या नहीं कर रहा, अपना अग्रेशन इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा, और आ रहा है तो कितना आ रहा है। एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल्स, एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल्स में आता है कंट्रोल कंडीशन, पार्टिसिपेंट्स आर ट्रीटेड आइडेंटिकली टू पार्टिसिपेंट in experimental condition except that the independent variable is not applied to them. एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल्स में आप चीज़ों को कम ज़्यादा करके देखते हैं कि उसके नतीजे क्या निकले।
एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को भी मैंने बताया था आपको, दोबारा बताता हूँ। इन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन ऑल पार्टिसिपेंट्स आर एक्सपोज टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एक्सपोज टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का क्या मतलब है? अब बच्चों को आप वो दिखा रहे हैं वॉयलेंस, आप उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हवाले कर रहे हैं उनको, नॉन वॉयलेंस दिखा रहे हैं, तब भी वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही है। उसके ऊपर फिर देखेंगे कि वो बिहेव कैसे करेंगे, उनको चीज़ दिखाएंगे तो फिर उनका बिहेवियर देखेंगे ना। इसको कहते हैं एक्सपोज करना, किसी चीज़ के सामने रख देना आपको। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ग्रुप दैट रिसीव्स अ ट्रीटमेंट इन एन एक्सपेरिमेंट। सो बच्चे आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हैं जिन पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कंट्रोल ग्रुप क्या होगा? ग्रुप दैट रिसीव्स नो ट्रीटमेंट इन एन एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल ग्रुप में ये होता है कि आपने कुछ बच्चों का या कुछ लोगों का एक ऐसा भी ग्रुप बनाया हुआ है जिसके ऊपर आप वो काम नहीं कर रहे हैं और उनको नॉर्मल रख रहे हैं, तो और देख रहे हैं कि उनका आगे से क्या बिहेवियर आएगा। कोरोना की वैक्सीन में जब इसके एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, कुछ लोगों को वैक्सीन नहीं लगती थी। उनको बताया जाता था उनको वैक्सीन लग रही है, लेकिन उनको वैक्सीन नहीं लगती थी। साइकोलॉजिकली देखते थे उनका क्या रवैया है, क्योंकि मरीज ये समझा हुआ है उसको वैक्सीन लग गई है, असल में आपने लगाई नहीं है, तो उनको भी टेस्ट करते थे। ये एग्जाम्पल मैंने पढ़ा दी है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इंक्लूड्स सेवरल टाइप्स ऑफ स्टडीज टू गैदर डेटा। डेटा इकट्ठा करते हैं इसमें आप। नेचुरलिस्टिक डेटा है, सर्वेस के जरिए डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। सर्वे आप जाएं स्कूल्स में करें सर्वे, बाज़ारों में करें सर्वे, पेपर पे करें सर्वे, या गूगल फॉर्म्स के जरिए भी सर्वे किए जा सकते हैं। केस स्टडीज बनाई जा सकती हैं, पार्टिसिपेंट से हल करवाई जा सकती हैं। सर्वे बड़ा ज़बरदस्त तरीका है, लोगों से पूछना, फिल आउट करवाना, क्वेश्चनर्स फिल आउट करवाना, इंटरव्यू करना, सैम्पलिंग करना। इसमें प्रॉब्लम्स भी आते हैं सर्वेज में। लोग आपको ईमानदारी से बताते ही नहीं है, सर्वे को मजाक समझते हैं। पीपल मे लिमिट देयर रिस्पॉन्सेज फॉर प्राइवेसी रीजंस। आप किसी से कोई बात पूछ रहे हैं, लोग शर्माते हैं, आपको बताते ही नहीं है। लोग शर्माएंगे, आपको ऑनेस्टली बताएंगे नहीं, तो आप रिसर्च गलत कर लेंगे। तो उस रिसर्च के फिर क्या रिजल्ट्स आएंगे, उसका क्या डेटा एनालिसिस होगा, जिसमें ऑनेस्ट ओपिनियन ही नहीं है लोगों का। लोग अगर 100% ऑनेस्टी से सच्ची बातें बताएं तो एक अच्छी रिसर्च हो सकती है, और उस रिसर्च का जो नतीजा निकलेगा वो बाद में दुनिया के काम आ सकता है। और समटाइम्स इंटरव्यूअर जो होता है वो बंदा ही इस तरह के क्वेश्चंस कर रहा होता है कि जो जो इंटरव्यू लोग दे रहे होते हैं वो उसको वही बात बताते हैं जो वो सुनना चाह रहा है। लोगों को पता लग जाए ना इसका हाइपोथेसिस क्या है, ये क्या प्रूव करने निकला है, तो लोग फिर जानबूझ के वो हाइपोथेसिस प्रूव ही करवा देते हैं। आप पहले ही लोगों को कह दो कि जी मुझे ऐसा लगता है कि जितना वॉयलेंस देखेंगे उतने आप अग्रेसिव हो जाएंगे। लोगों को चाहे ऐसा लगता हो या ना लगता हो, आपने उनका दिमाग भर दिया है। तो अब वो इस तरह ही बोल देंगे, वो कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, ज्यादा वॉयलेंस देखने से आप अग्रेसिव होते हैं, ऐसा ही होता है। किसी को नहीं भी लगता होगा तो वो आपको बताने के लिए कि कहीं आप उसको डांट ही ना दें कि कोई और बात करे वो। तो ये मसले आते हैं जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं। कोरिलेशनल रिसर्च एक बड़ी अच्छी रिसर्च है। allows scientists to determine the degree of relationship between variables. ग्राफ्स बनते हैं, इसमें चार्ट्स बनते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो correlations are discussed when using this type of research. पॉजिटिव कोरिलेशन में ना मामला जिस तरह से देखो, जितना आप पढ़ोगे उतनी आपकी सैलरी ऊपर को जा रही है। एग्जाम का स्कोर वाई एक्सिस पर है, क्लासेस की एब्सेंस एक्स एक्सिस पर है। तो जितनी ज्यादा एब्सेंस करेंगे उतना स्कोर नीचे जाएगा, जितनी कम एब्सेंसेस होंगी उतना स्कोर ऊपर जाएगा। और कुछ चीजें होती हैं जो कांस्टेंट रहती हैं, उसको कहते हैं जीरो जीरो रिलेशन, जीरो कोरिलेशन, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपकी इंटेलिजेंस और आपके शू साइज का क्या क्या ताल्लुक बनता है? कोई ताल्लुक नहीं है। इन दोनों वेरिएबल्स का ये डिसजॉइंट है, ये टोटली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इनका इनका कोई है ही नहीं। इंटेलिजेंस का क्या ताल्लुक शू साइज से? जितना मर्जी बढ़ाएं या कम करें, इंटेलिजेंस से मसला नहीं होगा ये। खैर, ये जितने आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं ना, ये हमने सारा सर्वे किया हुआ, डेटा इकट्ठा किया। कोरिलेशन ना आपको बताती है, मतलब बताती है कि दो वेरिएबल्स में रिलेशन है भी या नहीं, और है तो किस तरह का है। कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप जरूरी नहीं है इसमें हो। जस्ट बिकॉज टू थिंग्स आर रिलेटेड डज नॉट मीन वन कॉजेज द अदर। ऐसा भी हो सकता है दो वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड हो, लेकिन
ये जरूरी नहीं है कि एक इंडिपेंडेंट है और दूसरा डिपेंडेंट है। एक कोज है और दूसरा उसका रिजल्ट है। ऐसा नहीं हो सकता, दोनों इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं।